हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल थिंक फिजिक्स विद इफ्तिखार। आज हम फर्स्ट ईयर का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि मुख्तलिफ टेक्स्ट बुक्स में मुख्तलिफ नाम से होता है। जैसे कि केपी के टेक्स्ट बुक में ये मेजरमेंट के नाम से है, जबकि फेडरल बोर्ड का जो टेक्स्ट बुक है उसमें ये फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट के नाम से है। चाहे चैप्टर का नाम कोई भी रहे, लेकिन उसमें जो कंटेंट्स होते हैं वो अक्सर सेम रहते हैं। ये मेरा इस चैप्टर का पहला लेक्चर है। इससे पहले मैंने एक लेक्चर अपलोड किए हुए मेरे चैनल पर, जो कि इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। उसमें मैंने ये समझाने की कोशिश की है कि फिजिक्स क्या है, फिजिक्स की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हम फिजिक्स को पढ़ते हैं, और फिजिक्स में मैथमेटिक्स का रोल क्या है। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा तो काइंडली मेरे चैनल पर जाकर वो लेक्चर देख लें। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। मेरी स्ट्रेटजी ये रहती है कि मैं लेक्चर के आगाज में आप लोगों से एक सवाल करता हूं। तो आज का जो मेरा सवाल है वो ये है कि क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि आप फिजिक्स का कोई भी टेक्स्ट बुक उठाएं तो उसका पहला जो चैप्टर होता है वो अक्सर मेजरमेंट्स एंड यूनिट से रिलेटेड होता है। जैसे कि मैंने पहले बताया, नाम कोई भी रह सकता है, लेकिन उसमें जो कंसेप्ट होते हैं वो सेम रहते हैं। जैसे कि मेजरमेंट क्या है, किस तरह करते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, उनकी कितनी अकसाम है, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी के लिए कौन सी यूनिट इस्तेमाल होती है, वगैरह वगैरह। तो मेरा सवाल यही है कि क्यों है ऐसा, क्यों ये चैप्टर फिजिक्स के टेक्स्ट बुक का पहला चैप्टर होता है। इसका जवाब यह है कि फिजिक्स एक्सपेरिमेंटल साइंस है। जैसे कि मैंने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में समझाने की कोशिश की, फिजिसिस्ट का के काम करने का एक खास तरीका होता है। सबसे पहले वो जो नेचुरल फिनोमेना है वो स्टडी करते हैं, उसमें पैटर्न, उसमें रेगुलरिटी ढूंढने की कोशिश करते हैं, फिर उन पैटर्न को एक्सप्लेन करने के लिए थीरीज डेवलप करते हैं। उन थीरीज को चेक करने के लिए एक्सपेरिमेंट करते हैं। अगर एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाए तो थीरी को फॉर्मुलेट किया जाता है, मैथमेटिकल लैंग्वेज के फॉर्म में, मैथमेटिकल इक्वेशन के फॉर्म में उनको बयान किया जाता है। तो अगर आपको मेजरमेंट नहीं आएगी तो एक्सपेरिमेंट का कोई फायदा ही नहीं रह जाएगा। अगर आप मेजरमेंट को नहीं समझेंगे तो आप एक अपने एक्सपेरिमेंट को फार्मूलेट नहीं कर सकेंगे। फिजिक्स में हम क्या करते हैं, फिजिक्स में हम चीजों की मेजर करते हैं। कौन सी चीजों की? फिजिकल क्वांटिटीज की, जैसे कि फोर्स, स्पीड, एनर्जी, वर्क एंड मेनी मोर फिजिकल क्वांटिटीज आर देयर। अगर हमें मेजरमेंट की ही समझ नहीं आएगी तो हम इन तमाम चीजों को मेजर नहीं कर पाएंगे। तो फिर तो हमारा फिजिक्स का पढ़ना बेकार हो जाएगा, हम इनको फार्मूलेट नहीं कर सकेंगे। अगर फार्मूलेट करेंगे भी तो वो फार्मूले गलत हो सकते हैं, वो फ्यूचर के मुतालिक सही प्रिडिक्ट नहीं कर सकेंगे, उससे जो हम इंफॉर्मेशन निकालेंगे वो गलत होगा। तो इसलिए फिजिक्स में मेजरमेंट का पढ़ना पहला स्टेप है। जिस तरह के एक बिल्डिंग होता है और उसका एक रूफटॉप होता है, अगर आपको बिल्डिंग के रूफटॉप तक जाना है तो आपको सीढ़ियां चढ़नी होगी। अब आप कहेंगे कि सर आजकल तो वैसे भी एलिवेटर वगैरह, लिफ्ट हैं, तो मुझे क्या पड़ी है कि मैं सीढ़ियां चढ़ूं, लिफ्ट में क्यों ना जाऊं। तो यहां पर बदकिस्मती ये है कि फिजिक्स के रूफटॉप पर चढ़ने के लिए आपके साथ कोई एलिवेटर नहीं है, आपको सीढ़ियां ही चढ़नी होगी। और फिजिक्स के रूफटॉप तक पहुंचने के लिए आपकी सीढ़ियां फिजिक्स के कंसेप्ट्स हैं, और इन सीढ़ियों में पहली जो सीढ़ी है, जो पहला कंसेप्ट है, वो है मेजरमेंट। आप पहली सीढ़ी को स्किप करके जिस तरह बिल्डिंग तक नहीं पहुंच सकते, इसी तरह आप फिजिक्स के पहले कंसेप्ट को स्किप करके फिजिक्स के रूफटॉप तक नहीं पहुंच सकेंगे। अच्छा, आपको यह बताना भी बड़ा जरूरी समझूंगा मैं कि फिजिक्स का रूफटॉप होता ही नहीं है, जैसा कि बिल्डिंग का रूफटॉप होता है। चाहे बिल्डिंग कितना ही ऊंचा हो जाए, हम उसके रूफटॉप तक पहुंच सकते हैं, लेकिन फिजिक्स जो है ना, ये न खत्म होने वाला सब्जेक्ट है। आप ये तो कर सकते हैं कि आप बहुत ही ऊपर जाएं, जितने ज्यादा आप फिजिक्स के कंसेप्ट समझेंगे आप उतना ही फिजिक्स में ऊपर जाएंगे, लेकिन ये कभी भी नहीं होगा कि आप फिजिक्स के रूफटॉप तक पहुंचेंगे, क्योंकि फिजिक्स का रूफटॉप है ही नहीं।
जितनी ज्यादा सीढ़ियां चढ़ेंगे आप, जितने ज्यादा कंसेप्ट समझेंगे आप उतना ही फिजिक्स में बेहतर होते जाएंगे। फिजिक्स हमारे यूनिवर्स को एक्सप्लेन करता है, लेकिन ये कहानियों की मानंद नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम बस यूनिवर्स को समझेंगे और फिर कहानियों की तरह बताएंगे। इन जो जो फिनोमेना को हम स्टडी करते हैं, जिनको हम डिस्क्राइब करते हैं, उनको फिर हम मैथमेटिकल फॉर्म देते हैं, और उस मैथमेटिकल फॉर्म देने के लिए भी मेजरमेंट को समझना बहुत ही जरूरी है। तो गोया हम यूं कह सकते हैं कि फिजिक्स में मेजरमेंट सबसे पहली और इंपॉर्टेंट सीढ़ी है। आपको आगे जाना है फिजिक्स में, तो आपको मेजरमेंट को बेहतर से समझना होगा। तो चलिए अब हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि मेजरमेंट आखिर है क्या चीज, मेजरमेंट किस बला का नाम है। तो मेजरमेंट किसी भी क्वांटिटी या किसी भी चीज का साइज या उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना होता है। अगर हम कहते हैं कि कोई चीज जो है वो हैवी है, तो कितना हैवी है उसको क्वांटिफाई करना पड़ता है। अगर हम कहेंगे कि चाय गर्म है, तो कितना गर्म है, किस तरह करते हैं, ये हम कंपैरिजन से करते हैं। हम किसी एक चीज को स्टैंडर्ड मान लेते हैं और बाकी चीजों को उस स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करके देखते हैं कि जिस चीज को हम मेजर कर रहे हैं उस स्टैंडर्ड के मुकाबले में कितना ज्यादा या कितना कम है। यहां पर डिफिनीशन में जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है इक्वल नेचर। जैसे कि मैंने लिखा है, बाय कंपेयरिंग दैट अननोन क्वांटिटी विद सम स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ इक्वल नेचर। इक्वल नेचर का क्या मतलब है? इक्वल नेचर का मतलब यह है कि जो क्वांटिटी आप एक स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर कर रहे हैं, उस स्टैंडर्ड एंड उस क्वांटिटी का जो फिजिकल डायमेंशन है वो सेम होना चाहिए। आप लेंथ को लेंथ के साथ कंपेयर करेंगे, आप लेंथ को मास के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। आप मास को मास के साथ कंपेयर करेंगे, आप मास को लेंथ के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, टाइम के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, फोर्स के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। इक्वल नेचर मींस सेम डायमेंशन। अगर आप लेंथ फाइंड करना चाहते हैं तो आपको स्टैंडर्ड ऐसा मानना पड़ेगा जो लेंथ वाइज हो। अगर आप मास को फाइंड कर रहे हैं तो आपको स्टैंडर्ड को ऐसा मानना पड़ेगा जो मास हो। अगर आप टाइम को मेजर कर रहे हैं तो आपको स्टैंडर्ड को ऐसा मानना पड़ेगा जो टाइम हो। सो यहां पर हमने ये बात समझी कि मेजरमेंट जो है ये कंपैरिजन का एक प्रोसेस है, मुआजना है दो चीजों का, जिसमें एक को हम स्टैंडर्ड मानते हैं और फिर दूसरे को हम उस स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करते हैं। और फिर जब हम ये प्रोसेस कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं, तो फिर उसको क्वांटिफाई कर लेते हैं, नंबर्स की फॉर्म में हम उसको लिख देते हैं। जिस चीज के साथ, जिस क्वांटिटी के साथ हम फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं, उस क्वांटिटी को, उस जिस चीज को मैंने स्टैंडर्ड माना हुआ है, उसको हम यूनिट कहते हैं। अगर हमारे साथ यूनिट नहीं होगा तो फिर हम चीजों को मेजर नहीं कर पाएंगे। दो चीजें हैं मेजरमेंट में, एक कंपैरिजन है और दूसरा उसके लिए स्टैंडर्ड चाहिए, यूनिट चाहिए। कंपैरिजन करके आप यूं तो देख सकते हैं कि एक चीज दूसरे के मुकाबले में ज्यादा या कम है, लेकिन अगर आपके साथ यूनिट नहीं होगा तो आप उसको बयान नहीं कर पाएंगे। तो मेजरमेंट कंपैरिजन प्लस क्वांटिफाई करने का नाम है। जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर हम कहेंगे एलिफेंट जो है वो गोट से हैवी है,
तो ये तो हमें कंपैरिजन से पता चला कि भाई एलिफेंट जो है वो हैवी है, गोट जो है उसका मास कम है, लेकिन ये हमें पता नहीं चलता कि एलिफेंट गोट से कितना हैवी या गोट एलिफेंट के मुकाबले में कितना लाइटर है। अगर हम ये जानना चाहें कि कितना, हाउ मच का जवाब देने के लिए हमें यूनिट की जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए हम किसी भी ऑब्जेक्ट को एक स्टैंडर्ड मान लेते हैं और फिर उस ऑब्जेक्ट का मुआवजा एलिफेंट के साथ करेंगे और फिर उस ऑब्जेक्ट का मुआवजा गोट के साथ करेंगे। फर्ज करें कि उस एलिफेंट का जो मास है वो उस ऑब्जेक्ट के मुकाबले में 200 टाइम्स है, जिसको मैंने स्टैंडर्ड माना हुआ है, और जो गोट है उसका जो मास है उस स्टैंडर्ड के मुकाबले में 20 टाइम्स है। तो इसका मतलब यह है कि एलिमेंट 10 टाइम्स हैवियर है गोट से। अभी हमारे जो मेजरमेंट का प्रोसेस है ना वो कंप्लीट हो गया। जिस तरह मैंने पहले कहा ना, मेजरमेंट में 2 काम करने हैं, हमें कंपैरिजन करनी है। कंपैरिजन से हमें यह पता चल जाएगा कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे के मुकाबले में ज्यादा है या कम है, लेकिन इससे हमें यह पता नहीं चलता कि कितना ज्यादा है या कितना कम है। तो दूसरा जो पार्ट है वो ये है कि हमें एक यूनिट, एक स्टैंडर्ड की जरूरत है। अगर हम स्टैंडर्ड को मान ले, यूनिट को मान ले और फिर कंपैरिजन कर ले, तो फिर हमें पता चल जाता है कि ये ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के मुकाबले में इतना गुना ज्यादा है। मेजरमेंट क्यों जरूरी है? क्योंकि जो फिजिक्स है वो क्वालिटेटिव नहीं है, सिर्फ कहानियों की मानंद नहीं है। फिजिक्स को मैथमेटिकल फॉर्म में बयान करना बहुत ही जरूरी है। इसका मतलब है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना भी बहुत ही जरूरी है। मिसाल लेते हैं, फर्ज करें मुझे क्लास में बैठे हर स्टूडेंट की हाइट मालूम करनी है। हमारे साथ एक तरीका तो ये है कि मेजरिंग टेप हो, उससे मैं हर बंदे की हाइट मालूम करूं, लेकिन फर्ज करें हमारे साथ मेजरिंग टेप अवेलेबल नहीं है। तो मैं एक स्टूडेंट को स्टैंडर्ड मान लेता हूं। कंसिडर करें सारा जो कि एक स्टूडेंट है उसको मैंने स्टैंडर्ड मान लिया और मैं सारा के साथ बाकी स्टूडेंट्स की हाइट कंपेयर करूंगा। सारा के हाइट के साथ बाकी स्टूडेंट्स की हाइट क्या करूंगा? कंपेयर करूंगा। और मैं ये देखने की कोशिश करूंगा कि बाकी स्टूडेंट्स की हाइट सारा की हाइट के मुकाबले में ज्यादा है या कम है। तो यहां पर मैंने सारा की हाइट को स्टैंडर्ड मान लिया, ये मेरा यूनिट हो गया। सारा की हाइट को मैं यूनिट मान लेता हूं। अब फर्ज करें मैंने एक स्टूडेंट को उठाया और उसको लाके सारा के मुकाबले में खड़ा कर दिया, और मैंने ये देखा कि सारा और जो दूसरे स्टूडेंट के नाम फर्ज करें असलम है, उनकी हाइट जो है वो बराबर है। तो मैं कहूंगा द हाइट ऑफ असलम इज इक्वल टू 1 सारा। इसका मतलब यह है कि असलम का जो हाइट है वो सारा के हाइट के बराबर है। यहां पर सारा क्या है? सारा मेरा स्टैंडर्ड है, ये मेरा यूनिट है। सारा की हाइट क्या है? ये मेरी यूनिट है। अब मैं एक दूसरे स्टूडेंट को उठाता हूं और लाके सारा के मुकाबले में खड़ा कर देता हूं, और मैं ये देखता हूं कि ये स्टूडेंट सारा के हाइट के बराबर नहीं है, बल्कि ये स्टूडेंट सारा से थोड़ा ज्यादा हाइट वाला है। तो मैं सपोज करें फर्ज करें उस स्टूडेंट का नाम अमजद है, तो मैं लिखूंगा हाइट ऑफ अमजद इज इक्वल टू 1.3 सारा, क्योंकि अमजद की हाइट जो है वो सारा के बराबर नहीं है बल्कि सारा से थोड़ा ज्यादा है। अगर मैं इसी तरह हर स्टूडेंट की हाइट मालूम करता जाऊं, फर्ज करें तीसरा स्टूडेंट है और उसे मैं लाके सारा के मुकाबले में खड़ा कर दूं और उसकी हाइट जो है वो सारा के हाइट के डबल के बराबर हो, तो फिर मैं कहूंगा कि ये तीसरी स्टूडेंट की जो हाइट है दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स द हाइट ऑफ सारा।
or we can say it is equal to 2 सारा। ये एक्सपेरिमेंट, ये एग्जाम्पल ये क्लियर कर देता है कि जो मेजरमेंट का प्रोसेस है वो कंपैरिजन का प्रोसेस है। अब यहां पर एक सवाल जो एराइज होता है वो ये है कि क्या मैं सारा को अपना स्टैंडर्ड मान सकता हूं? क्या सारा की हाइट के साथ में बाकी स्टूडेंट्स की हाइट का मुआवजा कर सकता हूं? तो यह समझने के लिए मुझे यूनिट को समझना होगा कि यूनिट क्या है। तो यूनिट इज अ स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट। यूनिट क्या है? यूनिट वो चीज है जिसके साथ हम जिन क्वांटिटीज को मेजर करना चाहें उनका मुआवजा करते हैं। जिन क्वांटिटीज की मेजरमेंट हमें करनी हो ना, वो हम स्टैंडर्ड या उस यूनिट के साथ कंपेयर करते हैं। उससे हम ये देखते हैं इससे कितने गुना ज्यादा या कितने गुना कम है। जैसे कि पिछले एग्जांपल में मैंने बयान किया, तो सारा की हाइट जो है वो मेरा यूनिट मैंने कंसिडर किया था। लेकिन अब यह सवाल भी पैदा होता है कि क्या कंडीशन है यूनिट के लिए? क्या कंडीशन है कि हम किस चीज को स्टैंडर्ड मानेंगे? कैसे हम मुआवजा करेंगे उस स्टैंडर्ड के साथ बाकी फिजिकल क्वांटिटीज का? तो देखिए, दो बड़ी जो हमारे साथ कंडीशन है यूनिट को सेलेक्ट करने के लिए या यूनिट को चुनने के लिए, उसमें जो सबसे पहला है वो ये है कि यूनिट इनवेरिएबल होना चाहिए। आप ऐसी चीज को सेलेक्ट करेंगे, आप ऐसे स्टैंडर्ड को यूनिट सेलेक्ट करेंगे जो वेरी ना करता हो टाइम, प्लेस एंड कंडीशन के साथ। चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, उसमें कोई चेंज ना आए। चाहे आप कहीं भी हो, उसमें कोई चेंज ना आए। चाहे कंडीशन, टाइम आज जिस तरह का हो, 100 साल बाद भी उसी तरह का हो। तो दिस इज द वेरी फर्स्ट एंड नेसेसरी कंडीशन फॉर सेलेक्टिंग अ यूनिट। आप ऐसी चीज को यूनिट नहीं सेलेक्ट कर सकते जो टाइम, प्लेस एंड कंडीशन के साथ चेंज हो। दूसरी जो कंडीशन है वो ये है कि इजीली रिप्रोड्यूसिबल हो, क्योंकि उसके साथ फिर हम बाकी चीजों के डुप्लीकेट, बाकी यूनिट्स के हम उसके साथ चीजें कंपेयर करेंगे और उसके डुप्लीकेट बनाएंगे, और जो हमारी दुनिया जो है, जो हमारी डिफरेंट कंट्रीज है, उसमें हम सेंड करेंगे। इजीली अवेलेबल हो, इजीली अप्रोचेबल हो। ये दूसरी बड़ी कंडीशन है। अगर इजीली रिप्रोड्यूसिबल ना हो या इजीली अवेलेबल ना हो, तो सपोज करें अगर मेरी यूनिट जो है वो यूएस में पड़ा हो, तो क्या पाकिस्तानी उस चीज को, फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए वहां पे जाएंगे? तो यूनिट के लिए ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि इनवेरिएबल हो, इजीली रिप्रोड्यूसिबल हो। अब जो पिछला मैंने अपना एग्जाम्पल बयान किया जिसमें सारा को मैंने स्टैंडर्ड मान लिया, तो क्या ये ठीक था? तो जवाब ये है कि नहीं। कंपैरिजन के हद तक तो ठीक था, ये समझने के लिए कि मेजरमेंट कंपैरिजन का एक प्रोसेस है। लेकिन सारा जो है उसकी हाइट इनवेरिएबल नहीं है, वो वेरी करता है। सारा की आज जो हाइट है 2 साल बाद वो चेंज हो गई होगी। जब सारा बूढ़ी हो जाएगी तो उसकी कमर जो है वो झुक जाएगी, तो फिर हाइट में चेंज आएगी। तो जो हाइट ऑफ द सारा है, it is not invariable, it is variable, it changes with time, it changes with conditions. So we cannot select the height of Sarah as our standard of measurement. हमें किसी ऐसे चीज को स्टैंडर्ड मानना होगा जिसमें कोई भी चेंज ना आता हो टाइम, प्लेस एंड कंडीशन के साथ। सॉरी, यहां पर मैंने प्लेस आप कंडीशन लिखा है, ये आप और है। जो दूसरी कंडीशन है वो मैंने एक्सप्लेन कर दी कि इजीली रिप्रोड्यूसिबल हो। अब हम एक और सवाल
का जवाब जानने की कोशिश करेंगे, जो कि है वाई मेजरमेंट इज सो इम्पॉर्टेंट। मेजरमेंट इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? तो जो पहली वजह है वो ये है कि मेजरमेंट इज द फाउंडेशन ऑफ फिजिक्स बिकॉज ऑफ लॉज ऑफ फिजिक्स आर रिटन इन मैथमेटिकल फॉर्म। मैंने पहले ये बयान कर दिया कि अगर आप नेचर को स्टडी करेंगे, नेचर को समझेंगे, तो फिर आप जो आपकी समझ है नेचर के मुतालिक, जो आपकी समझ है यूनिवर्स के मुतालिक, वो आप मैथमेटिकल फॉर्म में बयान करेंगे, मैथमेटिकल इक्वेशन बनाएंगे आप उनकी। अगर आपको मेजरमेंट नहीं आती तो आप मैथमेटिकल इक्वेशन किस तरह बनाएंगे? तो मेजरमेंट उन मैथमेटिकल इक्वेशंस या उन मैथमेटिकल फॉर्म बनाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है, इसका समझना बहुत ही ज़रूरी है। दूसरी वजह जो मैंने पहले भी बयान किया कि अगर मेजरमेंट ना होगी तो फिजिक्स कहानियों के मानन हो जाएगा। हम सिर्फ चीज़ों को डिस्क्राइब करेंगे, उसको मैथमेटिकल फॉर्म नहीं दे सकेंगे। जैसे कि अगर सन के इर्द गिर्द कोई प्लेनेट मूव कर रहा है तो हम बयान करेंगे कि वो स्पीड जो है एक प्लेनेट का दूसरे प्लेनेट से ज़्यादा है या एक प्लेनेट का दूसरे के मुकाबले में कम है, लेकिन हम ये नहीं बयान कर सकेंगे कि कौन सा प्लेनेट कौन से टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। ये तभी मुमकिन है जब हम मेजरमेंट को समझेंगे। मेजरमेंट के मुतालिक लॉर्ड केल्विन ने कहा था कि आप किसी चीज को कितना जानते हैं, कितना बेहतर समझते हैं, ये पता इससे चलता है कि आप उसको कितना बेहतर मेजर कर सकते हैं। आप जितना बेहतर किसी चीज को मेजर कर सकते हैं, इसका मतलब है आप बेहतर उस चीज को जानते हैं। आपकी मेजरमेंट किसी क्वांटिटी या किसी चीज के मुताबिक जितनी कमजोर है, इसका मतलब है कि आपकी नॉलेज भी उस चीज के मुकाबले में इतनी ही कमजोर है। आप लॉर्ड केल्विन के इस स्टेटमेंट से अंदाजा लगाएं कि मेजरमेंट जो है ये कितना इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में। फिजिक्स नेचर को बयान करने की लैंग्वेज है, ये मैंने आपको इंट्रोडक्टरी लेक्चर में भी समझाने की कोशिश की है। फिजिक्स मेजरमेंट ये हमारा जो नॉलेज है उसको रिलायबल बनाता है। अगर आपकी मेजरमेंट स्ट्रांग होगी तो आप बेहतर इक्वेशन बना सकते हैं, बेहतर फार्मूलेट कर सकते हैं। अगर आप बेहतर फार्मूलेट कर सकते हैं तो आप बेहतर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अगर आप बेहतर प्रिडिक्ट कर सकते हैं तो आप बेहतर चीजें बना सकते हैं। जितनी आपकी मेजरमेंट एक्यूरेट होगी, प्रिसाइज होगी, बेहतर होगी, आप उतनी ही बेहतर चीजें बना सकेंगे। तो इसलिए भी मेजरमेंट का पढ़ना, मेजरमेंट को समझना इंतहाई जरूरी है। आखिर में एक सवाल है और वो ये है कि कौन डिसाइड करता है यूनिट? क्या हम और आप मिलकर डिसाइड कर सकते हैं कि फला चीज़ यूनिट हो गई? मास के लिए हम यूनिट इस्तेमाल करेंगे, लेंथ के लिए वो इस्तेमाल करेंगे? तो ऐसा नहीं है। सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है कि इस पे जो यूनिट भी सेलेक्ट करते हैं उस पे यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, ताकि इंटरनेशनल जितने भी लोग हैं, साइंटिस्ट, स्पेसिफिकली मैं साइंटिस्ट की बात कर रहा हूँ, कि उनमें एग्रीमेंट हो, उस पर एग्री हो जाए कि भाई ठीक है, ये चीज़ जो है ये स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट है, सॉरी यूनिट ऑफ लेंथ है, यूनिट ऑफ मास है, यूनिट ऑफ टाइम है, वगैरह वगैरह। और ये काम कौन करता है? ये एक काम एक इदारे को सौंपा गया है जिसका नाम है जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर्स। इस जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर्स में मुख्तलिफ साइंटिस्ट होते हैं, एक कॉन्फ्रेंस होता है। उस कॉन्फ्रेंस में यूनिट्स को रीडिफाइन की कोशिश की जाती है, लेकिन इस तरह नहीं होता है कि थ्योरीज पे बेस्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग एक्सपेरिमेंटल एविडेंस के बेस पे उनको रीडिफाइन किया जाता है अगर ज़रूरत महसूस। और ये रेगुलरली कुछ अरसा के बाद मीटिंग करते हैं। इसमें मुख्तलिफ कंट्रीज़ के, जैसे कि पाकिस्तान से भी इसमें नुमाइंदे होते हैं, लेकिन कोई ऐसा नहीं होता है कि परमानेंट, जिस तरह के यूएन में हमारा एक परमानेंट
नुमाइंदा होता है, इस तरह नहीं होते, बल्कि हर कंट्री से इसमें नुमाइंदगी होती है, साइंटिस्ट भेजते हैं उसमें, उन कॉन्फ्रेंस में चीज़ों का उनको री एग्जामिन किया जाता है और उनको बेहतर बनाने के लिए उनको रीडिफाइन किया जाता है। स्टूडेंट्स, होप आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपका कोई सवाल रहता है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।